नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। IDFC फर्स्ट बैंक का Q1 का रिजल्ट आने के बाद उसमें बहुत ही अच्छा खासा हमको डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। अगर मैं पिछले एक महीने में देखूं तो लगभग 12% का फॉल हो चुका है। उसने लगभग 78 तक का हाई टच किया था, बट फिर गिरते गिरते वो 68 रुपीज़ तक आ चुका है, जो कि एक नया लो बना सकता है। अगर मैं स्विंग को देखूँ तो काफ़ी अच्छा खासा लो बन गया है। अब इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि कंपनी जैसा गाइड कर रही है वैसा कर नहीं पा रही है। अब इसमें ये दिक्कत नहीं कि मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ कर रही है, पूरे बैंकिंग सेक्टर का सिचुएशन ही ऐसा है कि जो भी बैंक करने का सोच रहे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल के आ जा रहा है। प्लस इस बैंक के इंडिविजुअल कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिनको ठीक करने में मुझे लगता है कि इस बैंक को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए, हम पहले Q1 का रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो पैट का जो रिजल्ट था, अगर हम उसको Q1 बेसिस पे देखें तो हमको लगभग 52% का ग्रोथ दिख रहा है। काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा होगा। बट वही अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूँ तो आपको वहाँ पर अभी भी 30% तक का डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। और रीज़न कुल मिला के वही है कि जो माइक्रो फाइनेंस का जो लोन बुक था उसमें अभी भी क्या है, पूरी तरीके से रिकवरी नहीं आया है और प्रोविजन इनको अभी भी करने पड़े हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो इनका एक और नया NPA निकल के आ गया है, जो कि एक बैंक का कोई ATM था, ऑपरेटर कंपनी था, उसका भी 100 करोड़ का NPA निकल के आया है, जिसके वजह से इनको 100% का प्रोविजन करना पड़ा। अगर वो प्रोविजन नहीं करना पड़ता तो शायद इनका 100 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के आता, जो कि मान लीजिए आपका प्रॉफिट आपका पिछले साल के करीब निकल के आया था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कंपनी अच्छा खासा कोशिश कर रही है करने का, बट MFI जो बुक है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अकॉर्डिंग टू कंपनी Q2 Q3 तक हमको थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरा रीज़न क्या हो गया ना कि अभी RBI ने रेपो रेट कट कर दिया है। तो रेपो रेट कट करने की वजह से क्या हुआ है, इनको जो लोन बांटना है वो तो अब सस्ते दाम में बांटना पड़ेगा, बट जो टर्म डिपॉजिट होता है, जो फिक्स डिपॉजिट होता है, अगर वो मान लीजिए 5 साल 4 साल का है तो उसका जो रेट है वो लगातार कट नहीं कर सकते। उसको कट करने में उनको लगभग 1-2 महीने का टाइम देना पड़ता है, जिसके वजह से इनका क्या हो रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट जा रहा है। यानी इनका जो अभी निम था, जो एक टाइम पे 6% हुआ करता था, वो घट के अब आ चुका है आपका 5.7 5.6 के आसपास। और कंपनी ये गाइड कर रही है कि Q4 तक फिर से हम लोग 5.8 पहुंच सकते हैं, अगर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है, अगर RBI फिर से रेपो रेट कट नहीं करती है तो अगर मैं देखूँ तो नियर टर्म में मुझे कंपनी का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा कुछ ब्राइट नज़र नहीं आता है। ये कंपनी हाइप की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर मूव कर गई थी, 100 को टच कर गई थी, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें निकल के आती रहता है। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम इसमें क्या है जो बहुत लोग डिस्कस नहीं करते, वो है इसका बहुत बड़ा इक्विटी बेस। मतलब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा इसमें हो गए कि आपका जो EPS में ग्रोथ देखने मिलता ही नहीं है। कि इसका मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपका कंपनी के पास अभी सिर्फ 100 शेयर है, मतलब कंपनी ने सिर्फ 100 शेयर ही इशू किया है, और वो कंपनी मान लीजिए 200 रुपये का प्रॉफिट करती है, तो एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा है, 2 रुपये का आ रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ अगर देखें तो कुल मिला के सब कुछ का निचोड़ किस में आता है, EPS पे आता है, अर्निंग पर शेयर। अगर पर शेयर का अर्निंग बढ़ेगा तो कंपनी का प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और कंपनी का शेयर प्राइस आगे मूव करेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, अगर 100 शेयर था और 200 का प्रॉफिट करते हैं तो पर शेयर आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इक्विटी बड़ा करने की वजह से क्या होता है, वो जो 100 शेयर है वो शेयर बन के कितना हो गया, अभी आपका 200 पे चला गया, मतलब डबल आपका शेयर हो गया। तो अगर अगले साल आप फिर से 2 रुपये का प्रॉफिट करते हैं, 200 रुपये का प्रॉफिट करते हैं, तो अब आपका पर शेयर का जो प्रॉफिट है वो घट के 1 रुपये पे आ गया। यानी पहले जो एक शेयर पे आपको 2 का प्रॉफिट हो रहा था, अब एक शेयर के ऊपर आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, इक्विटी कैपिटल बढ़ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए, प्रॉफिट जितना बढ़ाते रहिए, अगर आपको पर शेयर अगर आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है पूरे कंपनी के बेसिस पे, तो आपका स्टॉक मूव नहीं करेगा। ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन में दिखाता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। आप यहाँ पहले देखिए, इक्विटी कैपिटल क्या है, 3000 करोड़ का था आपका लगभग 2017 में, और वो बढ़ के अभी हो गया 7322 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट आपका डबल के आसपास हो चुका है सिर्फ 5 सालों के अंदर। तो ये इक्विटी कैपिटल जितना बड़ा होता जाएगा, मतलब उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जाएगा, उतना ही ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स आते जाएंगे। तो जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उन्हें कुछ खास प्रॉफिट होने वाला नहीं है। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको मैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स में दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं। ये देखिए आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ये आपका 31,54,000 सिर्फ शेयर होल्डर्स ही है। तो इतना बड़ा इक्विटी बेस होने की वजह से EPS में ग्रोथ देखना बहुत ही मुश्किल है। आपको ग्रोथ देखने मिलेगा, बट फिर से वो किसी कारण से नीचे आ जाएगा। EPS में भी ग्रोथ देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में आके। आप यहाँ पे देखिए, एक टाइम पे कंपनी का 2017 में देखूँ तो EPS 3 रुपये का था, और अब इतने सालों में घट के वापस से वो क्या हो गया है, 2 रुपये पे आ गया है। तो देखिए, पिछले साल में अगर देखूँ 2024 में, तो वो इनका EPS बढ़ के 4 रुपये का हुआ था। मतलब कि आपका 5 साल में EPS 3 रुपये से बढ़ के सिर्फ 4 रुपये हुआ, सिर्फ 30% से ग्रो किया। लेकिन इस साल क्या हो गया, वो EPS घट के 2 रुपये पे आ गया है। यानी एक शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट पहले 4 रुपये कमा रहा था, अब वो घट के 2 रुपये आ गया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, पुराने इन्वेस्टर्स, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हिलता जा रहा है। और कंपनी जो बोल रही है
वो उतना अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है। ट्राई तो बहुत कर रही है बट हमको वो रिजल्ट में देखने के लिए नहीं मिल रहा है, प्रॉफिट में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसलिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है वो पिछले 5 साल में कहीं बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखा नहीं पाया। बीच बीच में उसने जब इंप्रूवमेंट आया तो उसने भले ही आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया है बट फिर से घूम फिर के वो उसी प्राइस जोन में फंस जाता है। आप यहाँ पे चार्ट में देखिए, ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है यहाँ पर। और देखिए ये 2016 में लगभग 82 के आसपास ट्रेड कर रही थी और आज 5-6 साल बाद भी वो कितने पे ट्रेड कर रहा है, 67 पे। यानी 5 साल बाद भी अगर मैं देखूँ तो शेयर ने कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया है, बीच में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुआ है बट आपको एक अच्छा नेट पॉजिटिव मूवमेंट देखने नहीं मिला है पिछले 6 सालों के अंदर। दूसरा जो मुझे खुद को बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये था कि कंपनी पहले हमको गाइड कर रही थी कि वो 25% से लोन बुक को ग्रोथ करेंगे, बट कैपिटल रेस करने के बाद भी अभी जो 7,500 करोड़ का जो कैपिटल बैंक में आने वाला है वो मिलने के बाद भी कंपनी क्या बोल रही है कि हम सिर्फ 20% से ही ग्रो करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। तो देखिए मुझे कंपनी में अभी क्या है ना, डिसीजन बनाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ क्या है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। कंपनी का होलसेल बैंकिंग काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, रिटेल काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, बट सिर्फ एक MFI ने आके इनके कंपनी के प्रॉफिट को पूरा हाफ कर दिया, 50% कर दिया है। अब इन्होंने क्या किया है कि अपने माइक्रो फाइनेंस के लोन को कम किया है और ये बोल रहे हैं कि हम अगले साल से जो अगला साइकिल स्टार्ट होगा उसमें हम इसको इंश्योरेंस भी करेंगे, मतलब जो MFI लोन होता है उसको वो इंश्योर कर लेंगे ताकि जब आगे में कभी दिक्कत हो तो गवर्नमेंट से इनको पैसा मिल जाए। तो ये कंपनी में कुछ अच्छा चीज़ फ्यूचर में है बट अभी तक कंपनी कुछ कर नहीं पा रही है। तो इन्वेस्टर्स क्या है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और वो ऐसे स्टॉक्स की तरफ मूव कर रहे हैं जिनमें स्टेबिलिटी है, जो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो वैसा ही एक स्टॉक है फेडरल बैंक, जिसको मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ। तो अगर मुझे कंपैरिजन करने में फेडरल बैंक ज़्यादा बेटर लगता है तो मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से धीरे धीरे एग्जिट करके स्टार्ट कर दूंगा फेडरल बैंक में ऐड करने का। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अभी आपको डिविडेंड दिया है, एक तो 5 साल बाद डिविडेंड दिया है, वो भी सिर्फ 25 पैसे का, जो कि पहली बात तो मुझे डिविडेंड चाहिए नहीं, मुझे चाहिए कंपनी ग्रोथ दिखाए। तो ये बात तो मुझे और ख़राब लगा कि कंपनी डिविडेंड दे ही क्यों रही है। अगर कंपनी का ग्रोथ में अगर पैसा को लगाती है तो वो ज़्यादा बेटर है। एक ग्रोइंग बैंक है, आपको बनाना है, तो आप शेयर होल्डर्स को इंप्रेस करने के लिए सिर्फ डिविडेंड दे रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है। आपका फोकस सिर्फ ग्रोथ में होना चाहिए और अच्छे खासे ग्रोथ में होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज़ हम आके देख लेते हैं कि इसका इन्वेस्टर्स कैसा है। तो FIs को अगर देखेंगे तो उनके पास दिसंबर 2024 में 27% तक का स्टेक था, बट वो कंटिन्यूसली बेच रहे हैं 25%, 23%। और यहाँ पे खरीद कौन रहा है, वो DIS खरीद रहे हैं 16%, 19% और फिलहाल उनका 23% तक का स्टेक है। वहीं पे गवर्नमेंट को देखें तो उनका 9% का स्टेक है और पब्लिक का स्टेक जो है आपका 45% से घट के भी 43% पे हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे पब्लिक का स्टेक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पब्लिक में अगर देखेंगे तो आशीष धवन नाम के एक बहुत ही जाने माने इन्वेस्टर है, उन्होंने अभी यहाँ पे स्टेक को ऐड करना स्टार्ट किया है। दिसंबर में 1.19 था, फिर 1.26% को ऐड किया है। बट जिस तरीके से कंपनी मूव कर रही है, अगर अगले 1-2 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगी तो स्टॉक फिर से 50-40 के लेवल में जा सकता है। ऑफकोर्स ये मेरे लिए बहुत पेनफुल होगा और जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए पेनफुल होगा, बट जो बात सच है वो तो सच है। तो फिलहाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से उसमें नया कैपिटल ऐड नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से लेके रखे हुए हैं और आपने बहुत सस्ते दाम पे लेके रखा हुआ है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, या अगर आपको बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, आपको लगता है कि यहाँ से डाउन जा सकता है, तो थोड़ा बहुत वहाँ से कैपिटल लूज़ कीजिए, सेल कर दीजिए और उसको इन्वेस्ट कीजिए ऐसे स्टॉक्स में जो अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहे हैं। अभी हाल ही में V2 रिटेल का रिजल्ट निकल के आया है, उसने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है और उस परफॉर्मेंस के बाद भी स्टॉक आपको सर्किट पे सर्किट दिखा रहा है, मतलब वो डाउनफॉल में जा रहा है। तो ऐसा सिचुएशन बहुत ही बड़ा सिचुएशन होता है जहाँ पे कंपनी रिजल्ट अच्छा पोस्ट कर रही हो बस स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा हो, तो हमें बहुत सस्ते वैल्यूएशन में मिलता है, वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्काई गोल्ड का भी सेम है, कंपनी ने रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया है बट वहाँ भी काफ़ी डाउनफॉल देखने मिल रहा है और उसका वैल्यूएशन भी काफ़ी सस्ता है, तो स्काई गोल्ड को भी हम धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं। खैर इस वीडियो में तो हम बात कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। नेट अगर कहूँ तो रिजल्ट से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ और मैं अभी धीरे धीरे इसमें पोजीशन कट करना स्टार्ट कर दूंगा अगले क्वार्टर से, अगर मुझे सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देखने नहीं मिलता है तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।